हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोरिलेशन को खत्म करा था। आज हम लोग जी शुरू करने वाले हैं क्या, रिग्रेशन। तो एक बात बताइए, कोरिलेशन में हम लोग क्या पढ़े थे सर कोरिलेशन में ना हमने दोनों के डिग्री और डायरेक्शन की बात की थी। कोरिलेशन की एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है, नहीं जैसे प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है, जैसे प्राइस और सप्लाई का क्या रिलेशन है, समझ रहे हो। तो उसमें रिलेशंस की बात की थी कि उसके बेस पर उसकी डिग्री और रिलेशन पता चल रहा था। हाँ जी सर, तो रिग्रेशन क्या सर, तो रिग्रेशन एक ऐसा एनालिसिस है जहां पे हम नॉन वेरिएबल के बेस पर अननोन वेरिएबल को की वैल्यू को निकालते हैं। समझ में आया बात। जैसे क्या हो गया सर, मान लेते हैं कोई एक ऐसा फैक्टर है जो आपका नोन है, हाँ जी सर, और कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो अननोन है। तो उसी नोन वेरिएबल के बेस पर हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। क्लियर बात। हाँ जी सर, तो चलें आज की क्लास में। हाँ जी सर, चलिए चलते हैं आज की क्लास में और समझते हैं क्या सर क्या होता है रिग्रेशन एनालिसिस। आइए जी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बोला सर, मैं पहले बोला मीनिंग बताइए सर। ठीक है, चलो मीनिंग की बात करते हैं। कह रहा है स्टडी ऑफ मेजरिंग रिलेशनशिप बिटवीन एसोसिएटेड वेरिएबल्स wherein one variable is dependent on the another independent variable is called regression। देख लीजिए, बोला भाई साहब स्टडी करना क्या, स्टडी ऑफ मेजरिंग रिलेशनशिप को मेजर करना दो एसोसिएटेड वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें बोला भाई साहब एक वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट है, दूसरे अनदर वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है, इसी दोनों की वैल्यू को डिफाइन करना किसके बेस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर इंडिपेंडेंट की वैल्यू निकालना रिग्रेशन कहलाएगा। क्लियर बात। हाँ जी सर, कह रहा है इट इज डेवलप्ड बाय द सर फ्रांसिस गैल्टन इन 1877। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी कि कौन दिया रिग्रेशन पहले, तो ये याद रखिएगा, टू मेजर द रिलेशनशिप ऑफ द हाइट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो फ्रांसिस गैल्टन ने इसको क्यों ये किया, क्योंकि भाई साहब इनको हाइट, पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन का मापने का रिलेशनशिप को चेक करने के लिए इन्होंने ये डेफिनेशन दे दिया। बोला भाई साहब मुझे नापना है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का, तो कैसे मेजर करें, तो उसके लिए उन्होंने रिग्रेशन का इजाद कर दिया। बताओ, ही डिफाइंड रिग्रेशन एज द स्टेपिंग बैक्स टुवर्ड्स द एवरेज। तो एवरेज से बैक लेना, वो क्या बोला, रिग्रेशन का मतलब स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज, एवरेज के बिहाफ में स्टेप बैक करना क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है। कह रहा है he found that the offspring abnormally tall and short parents tends to regress and step back to average। तो बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि अगर एबनॉर्मली टॉल है कौन, पेरेंट्स, ठीक है, और एक पेरेंट शॉर्ट एक पेरेंट बड़ा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एवरेज लोग आते हैं। नहीं, अरे सिंपल सा बात समझो भाई, एक मम्मी लंबे या पापा लंबे और मम्मी छोटी थोड़ी सी, तो एवरेज बच्चा आएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा उससे भी लंबा होगा, पॉसिबल नहीं है। चले अब आगे देखें। हाँ जी सर, देखिए क्या बोल रहा है रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब। कह रहा है रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टूल to study the nature and extent of functional relationship between two or more variables and to estimate or predict the unknown values of dependent variable from the known values of independent variable। तो ये बात ध्यान रखिएगा, नॉन वेरिएबल के बेस पर अननोन वेरिएबल का क्या निकालना है आपको सर, वैल्यू निकालना है। ठीक है, हाँ जी सर, यही बात यहां ये भी कह रहा है। कह रहा था वेरिएबल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टिंग अनदर वेरिएबल इज नॉन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला कि जो प्रिडिक्ट हम लोग कर रहे हैं अनदर वेरिएबल, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले, और द वेरिएबल दैट इज प्रिडिक्टेड इज नॉन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसको प्रिडिक्ट किया गया है, ऑलरेडी है अवेलेबल, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसको प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही बात यहां कही। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया, आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। कह रहा है इफ वी नो दैट टू वेरिएबल्स प्राइस x and demand y are closely related, we can find out the most probable value of x
for a given value y और most probable value of y for a given value x। देखो इसको समझो यार, बहुत इजी है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे मान लेते हैं किसी भी चीज के, एकदम सिंपल सोच के रखना, x और y दो वैल्यू है, अगर तुम्हारे पास y की वैल्यू दी हुई रहेगी, कोई इक्वेशन रहेगा, मान लो x ऑन y, ठीक है, y प्लस a इक्वल टू bx, ठीक है। अरे यार मैंने क्या कर दिया, ऐसी गड़बड़ी कैसे होती है जी। ये है इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस bx। अब मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास x की वैल्यू दी हुई रहेगी, ठीक है, तो तुम क्या y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? सर इजिली निकाल लेंगे। उसी तरीके से यहां पे देख लो, x इक्वल टू a प्लस by, तो जब y की वैल्यू दी हुई रहेगी, ये इसकी वैल्यू, तो तुम x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? सर निकाल लेंगे। यही तो बात यहाँ कह रहा है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात? हाँ जी सर। कह रहा है सिमिलरली, ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली इफ वी नो दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड द राइज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी आर क्लोजली रिलेटेड। हाँ ये बात सही है पूरा भाई साहब, टैक्स और जो प्राइस बढ़ता है आपके किसी भी प्रोडक्ट का, किसी कमोडिटी का, वो एक दूसरे से रिलेट करता है। 100% बात सही है भाई। कह रहा वी कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स लेवाई। तो ये बोर्ड हम लोग फाइंड आउट क्या कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होना चाहिए जो टैक्स लिवाई किया गया उस हिसाब से। अब सीधी सी बात है, किसी अमाउंट किसी कमोडिटी पर टैक्स ज्यादा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और किसी कमोडिटी पर टैक्स कम तो प्राइस कम होगा। एकदम ये तो बिच्चे वाली चीज है सर, इसको तो हम ऐसे ही जानते हैं, आप तो झूठ मूठ का ये बोल रहे हो। चलो अब देखो यूजेज ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस कहाँ यूज है। क्या इट प्रोवाइड्स एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बात सही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर, हाँ सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। सही बात है, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो स्वतंत्र है भाई, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को फर्क पड़ रहा है ना, मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं। समझ में आ? तो जब आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं तो भाई साहब आपको मेरी वैल्यू कदर करनी पड़ेगी। मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता फर्क, सिंपल। तो यह क्या है, बोल रहा भाई साहब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाला जाता है। It is used to obtain a measure of the error involved in using the regression line as a basis for estimation। तो देखिए यहाँ एरर ढूंढने के लिए क्या रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेशन माना गया है। बोल रहा है यूज टू ऑब्टेन अ मेजर ऑफ एरर, एरर को मेजर करने के लिए रिग्रेशन लाइन को बेस माना जाता है एस्टिमेशन का। चलिए कह रहा विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस we can obtain a measure of degree of association or correlation that exists between two variables। तो दो वेरिएबल के बीच में जो क्या कोरिलेशन है या डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये हम रिग्रेशन को मेजर करके पता लगा सकते हैं। कह रहा है इट इज हाईली वैल्यूएबल टूल इन इकोनॉमीज एंड द बिजनेस रिसर्च सिंस मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस आर बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो देखिए बहुत सारा इकोनॉमिक्स का जो एनालिसिस करते हैं वो सबसे पहले तो इकोनॉमिक और बिजनेस रिसर्च के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कर रहा बोल रहा भाई साहब प्रॉब्लम इकोनॉमिक एनालिसिस के बेस पर जो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस होता है या रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये चार चीजों में इसका मेजरमेंट हो सकता है या यूजेस हो सकता है। अब देखिए कोरिलेशन और रिग्रेशन का डिफरेंस समझते हैं, फिर आगे रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज को भी आराम से समझेंगे, एक एक करके देखते हैं आराम से। आइए क्या बोल रहा है कोरिलेशन, क्या बोल रहा है रिग्रेशन। कह रहा है थोड़ा दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, आ जाइए आप। हाँ जी सर अब थोड़ा बड़ा हो गया होगा। हाँ देखिए कह रहा है कोरिलेशन क्या और रिग्रेशन क्या, ध्यान दीजिएगा। कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल व्हिच वैरी विद द अदर इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बात है, डायरेक्शन बता रहा था, जैसे प्राइस और सप्लाई के बीच में सेम डायरेक्शन, प्राइस और डिमांड के बीच में अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या बताता था सर, ये बताता था डिग्री ऑफ डायरेक्शन। नहीं ये बात सही है। रिग्रेशन मींस गोइंग बैक एंड इट इज अ मैथमेटिकल मेजर शोइंग द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। सही बात है, रिग्रेशन क्या है, मैथमेटिकल मेजर है भाई साहब। कैसे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया, जैसे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अभी ये बताया ना, ये तो ये क्या है सर डिपेंडेंट, ये क्या है सॉरी यहाँ इसका ये इसको पहले मिटा दीजिए। हाँ
अब क्या, ये क्या है सर आपका इंडिपेंडेंट, ये क्या है डिपेंडेंट, तभी तो इसके बेस पर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर बात, हाँ समझ में आई बात, हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, बोथ द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल्स, कहां सर कोरिलेशन में, बोल रहा है रिग्रेशन में क्या बोथ द वेरिएबल्स में भी रैंडम वेरिएबल्स में भी, और यहां पे होता है, दोनों में फर्क है। कह रहा तीसरा, इट फाइंड आउट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड नॉट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहां पे कॉज नहीं ढूंढा जाता है, यहां बोलता है भाई साहब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, कहां कोरिलेशन में। और ये बोल रहा है क्या, इट इंडिकेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड एस्टैब्लिश फंक्शनल रिलेशनशिप। तो रिग्रेशन में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं और फंक्शनल रिलेशनशिप भी निकालते हैं। क्या यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड वेरीफाइंग दी रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड गिव्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन। देखिए इसको टेस्ट करने के लिए क्या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है, कह रहा और रिग्रेशन क्या बोल रहा है, बोल रहा बेस्ट वेरिफिकेशन इट इज यूज्ड फॉर द प्रेडिक्शन फॉर वन वैल्यू इन द रिलेशन टू अनदर गिवन वैल्यू। हाँ बात सही है, ये एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन के लिए है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वैल्यू के बेस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज रिलेटिव मेजर, बोला ये क्या है रिलेटिव मेजर है। द रेंज रिलेशनशिप का -1 से +1 के बीच में ही रह सकता है कोरिलेशन का वैल्यू। कह रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज एन एब्सोल्यूट फिगर, ये एब्सोल्यूट मेजर है। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता रहेगी तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलें, कह रहा देयर में बी स्प्यूरियस कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, और रिग्रेशन में देयर इज नो सच स्प्यूरियस रिग्रेशन। कह रहा है 7 नंबर देखिए, इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशन बिकॉज इट इज कन्फाइंड ओनली इन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए इसमें लीनियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और यहाँ लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप दोनों होता है, ठीक है। इट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तो कोरिलेशन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, और ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अवेलेबल है। आइए अब देखिए एक और चार्ट है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मीनिंग क्या है सर, ये कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल मेजर है जो डिटरमाइन करता है कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में, और रिग्रेशन डिस्क्राइब करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो न्यूमेरिकली है, ठीक है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना। क्लियर बात है। यूजेस कहाँ है, रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यहाँ पे लाइन बेस्ट, अच्छा लाइन ऑफ बेस्ट फिट में यहाँ इसका यूज करते हैं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ बोथ वेरिएबल आर डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट है। इंडिकेट करता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, जहां दो वेरिएबल्स मूव करता है, और रिग्रेशन इंडिकेट करता है इंपैक्ट ऑफ a unit change is non variable x on the estimated variable y। तो भाई साहब नॉन वेरिएबल के बेस पर एस्टिमेटेड वेरिएबल को निकालना, यही तो काम है हमारा, नहीं सही बात है कि नहीं, हाँ जी सर। ऑब्जेक्टिव टू फाइंड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना, और यहाँ एस्टिमेट वैल्यू रैंडम वेरिएबल के बेस पर फाइंड करना। क्लियर बात, हाँ जी सर। अब आ जाइए रिग्रेशन लाइंस एंड रिग्रेशन इक्वेशन, ये क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। आइए पढ़ते हैं पहले, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रिग्रेशन लाइन जो है ना वो x ऑन y और y ऑन x होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के बाद समझेंगे कैसे क्या है। आइए कह रहा रिग्रेशन लाइन एंड द रिग्रेशन इक्वेशंस आर यूज्ड सिनोनिमसली, ठीक है, सिनोनिमसली यूज करते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइंस। तो देखिए रिग्रेशन लाइन ये वाला, इसको x और y को जो लाइन देते हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसको रिग्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, ये रिग्रेशन लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिखे तो इसको अल्जेब्रिक टर्म बोलते हैं, नहीं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो वही कह रहा है रेशियो इक्वेशन आर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन लाइन का आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है सर, रिग्रेशन इक्वेशन। कह रहा है लेट्स कंसीडर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल को कंसीडर करते हैं, कौन x एंड y। कह रहा है इफ y डिपेंड ऑन x then the result comes in the form of simple regression। बोल रहा है अगर y डिपेंड है x पे, y अगर डिपेंड है x पे तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ सर। तो बोल रहा है रिजल्ट किस में आएगा, सिंपल रिग्रेशन के फॉर्म में आएगा। कह रहा है इफ वी टेक द केस ऑफ टू वेरिएबल, अगर हम लोग दो वेरिएबल का केस लेते हैं, कौन सा x एंड y, वी शैल टू रिग्रेशन लाइन एज द रिग्रेशन लाइन x ऑन y एंड रिग्रेशन लाइन y ऑन x।
बोल रहा है अगर हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं x और y, तो हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस होंगे। कौन कौन से सर? एक तो x ऑन y और दूसरा y ऑन x। ठीक है, तो यहाँ पे x ऑन y का क्या मतलब है सर? x ऑन y, x पे डिपेंडेंट है y। ठीक है, ये और y ऑन x मतलब y ऑन x, y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो y क्या है सर? x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आया? तो यही कहानी कह रहा है। देख लीजिए, कह रहा था रिग्रेशन लाइन y ऑन x गिव द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y। बोल रहा है जो रिग्रेशन लाइन y है वो क्या करेगा? वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देगा किसका? y का, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x। तो y ऑन x में x अगर पहले से दिया गया है तो यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट है क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी सर, कह रहा है रिग्रेशन लाइन x ऑन y गिवन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ x ऑन y में y क्या हो जाएगा सर? एक मिनट, x ऑन y में गिवन वैल्यू ऑफ y, हाँ तो y क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमें निकालना है ना, जैसे x ऑन y में क्या हो जाएगा? x इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो y यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और x हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं समझा दूं? हाँ जी सर समझा दीजिए। जैसे x इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो ये जो y है ना ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक एक चीज समझेंगे इसको, फिलहाल अभी इतना ही समझिए। कह रहा है दोस्त वी हैव टू रिग्रेशन लाइन, और इस प्रकार हमारे पास दो रिग्रेशन लाइन हो जाते हैं। कह रहा है however when there is either perfect positive or perfect negative correlation between the two variables, the two regression line will coincide। तो बोल रहा है अगर हमारे पास या तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन अवेलेबल है, तो हम दो वेरिएबल के बीच में तो हम रिग्रेशन लाइन उसमें कोइंसाइड कर सकते हैं। वे विल हैव ऑन वन लाइन। अब उस बोल रहा है दैट इज एक ही लाइन में आ सकता है अगर परफेक्टली क्या बोलते हैं इसको? परफेक्टली नेगेटिव या परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि -1 या +1 है। यही तो होता है ना, परफेक्टली नेगेटिव मतलब -1, परफेक्टली पॉजिटिव मतलब +1। क्लियर है? हाँ जी सर, चलिए अब नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर चलिए, एक मिनट, ये लीजिए। कह रहा है if the variables are independent, r is 0, the line of regression are at the right angles। बोल रहा है भाई साहब वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल सही, और r यानी कि कोरिलेशन 0 है, the line of regression क्या होगा? राइट एंगल्स होगा, राइट साइड में होगा, that is parallel to x axis and y axis। therefore with the help of the simple linear regression model we have the following two regression lines। दो regression line हमारे पास हैं, आइए एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या? रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ऐसे याद रखिएगा, y ऑन x मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो दिस लाइन गिव्स द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही मैंने बोला, y ऑन x मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? तो ये देखिए y ऑन x का क्या होगा? ये एक तो ये फॉर्मूला है, और इसी ये बेस, मेन जो बेस है ना, आप इसको याद रखिएगा। ये क्या हो रहा है, इसको याद रखिएगा। ये y ऑन x का होता है y ऑन x, ठीक है, तो a प्लस bx यही होगा, और ये हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हाँ जी सर, अब आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है यार y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और a क्या है? y इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0, एंड b क्या है? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए इसको मैं आपको यहां से बता देता हूं एकदम इजीली तरीके से, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देखिए इसको बोलते हैं जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट
वेरिएबल। इसको बोलते हैं जी स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। इसको बोलते हैं जी एक्स इंटरसेप्ट, यही है ना, सॉरी इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, सॉरी हाँ इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। और ये क्या है, ये तो भाई साहब अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया बात, ये ध्यान में रखिएगा और इसी से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यही बात यहाँ इसने कह रखी है और कुछ नहीं कहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए, कह रहा द वैल्यूज ऑफ टू कांस्टेंट a एंड b कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द गिवन डेटा x एंड y वेरिएबल बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग टू अलजेब्रिक नॉर्मल इक्वेशन। अब देखो a और b की वैल्यू कहां से निकलेगी, ये बता रखा है, बोला तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा y इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x और सिग्मा xy इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x का होल स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिएगा, a हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, सॉरी एक ही वैल्यू रहेगी, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू नहीं उसको निकालनी है तो दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रहेगी। जैसे अगर मैं x और y की बात करूं तो सर y इंडिपेंडेंट तो उसकी वैल्यू मेरे पास होगी, अगर मैं बात करूं y on x की तो x इंडिपेंडेंट तो उसकी वैल्यू मेरे पास होगी, लेकिन उसमें a प्लस b भी तो है तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब वेयर क्या बोला, वेयर द n नंबर ऑफ पेयर x एंड y वेरिएबल, तो देखो n क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स, कितना पेयर है x और y वेरिएबल का, सिग्मा x क्या सम ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, वो सिग्मा y क्या सम ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, एक्स स्क्वायर क्या है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेरिएबल x एंड सिग्मा एक्स वाई क्या है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई वेरिएबल। अब इसको ध्यान दीजिए, एक्स वाई क्या है सर, एक्स वाई नंबर्स है, ये नंबर एक्स और वाई, मान लो 2 4 6 8 10, ये 5 7 9 11 13 एक्स वाई है, सेम इसी को पुट कर दीजिए, आपका आंसर किसी भी तरह। तो जब कोई देखिए मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करा रहा क्योंकि प्रैक्टिकल आएगा ही नहीं तो करा के क्या करूंगा, कोई फायदा है नहीं, टाइम उतना लगाना नहीं है, क्यों, क्योंकि उतना बड़ा प्रैक्टिकल हमारे एग्जाम्स में नहीं आते। तो पूछेंगे तो फॉर्मूला पूछेगा तो ये पूछेगा कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, ठीक है, कौन वैल्यू दे देगा। अगर कभी पूछ देगा तो आपको डायरेक्ट ऐसे दे देगा क्वेश्चंस, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाला फॉर्मूला पे x का वैल्यू दे देगा, a का वैल्यू दे देगा, b का वैल्यू दे देगा, बोलेगा y निकालो, या फिर बोलेगा y का वैल्यू दे देगा, बोलेगा x का वैल्यू निकालो, तो ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो ये तो इजी है, ये आप कर लोगे। चलिए अब रिग्रेशन लाइन x ऑन y पे देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है रिग्रेशन लाइन x ऑन y, दिस लाइन गिव्स द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ y दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना, तो ये तो आपको पता है। हाँ जी सर, देखिए रिग्रेशन लाइन x ऑन y का क्या, ये फॉर्मूला इक्वल टू x इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो सेम कहानी यहाँ, जैसे y ऑन x किया था ना, ये ध्यान देखो, ये वाला क्या था ना y ऑन x, ये क्या था, ये था y ऑन x, ये इसके लिए था। अब यहाँ x ऑन y लेके आ जाओ, x ऑन y, ठीक है। अब देखो x ऑन y क्या है ये समझिए, तो बोल रहा है x इक्वल टू a प्लस बी वाई, और ये क्या हो जाएगा सर, y हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेम हेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या था डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, हाँ जी ये देखिएगा। तो अब क्या सर, आइए बस हो गया, अब चलते हैं सर, ये क्या, इसको देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, वही चीज बोला कि x इक्वल टू a प्लस बी वाई इस बराबर क्या होता है, जहां x क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a क्या है x इंटरसेप्ट है, इसका मतलब क्या, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जहां वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, 0 हो, तो उसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट। और स्लोप ऑफ द लाइन किसको बोलते हैं, b इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन हो गया, जहां मतलब कि कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू
पर यूनिट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, समझ में आए? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर अमाउंट ऑफ चेंज क्या हुआ पर यूनिट के बेस पर, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। और यही क्या इसी, अब तो ये देखो एक्स वाई की वैल्यू निकल गई। अब ए बी के लिए फिर यही फॉर्मूला कह रहा था, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द गिवन डेटा x and y वेरिएबल बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग टू अलजेब्रिक फॉर्मल इक्वेशन। तो x और y यही वाला, इसको याद रखो। इसको बता रहा हूं, एक मिनट। हाँ, ये x और ये y, इसी की वैल्यू को फिर पुट करोगे तो तुम्हें क्या निकल जाएगा, ये तुम्हारा x a और b की वैल्यू। ये देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या, x सिग्मा x इक्वल टू na प्लस बी एक्स वाई और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू उसके बाद क्या ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, जहां वेयर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेयर एक्स वाई का, सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ टोटल एक्स, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y, ये y यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको y लिख लेना, ठीक है। y स्क्वायर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज वेरिएबल y और सिग्मा एक्स वाई का ये। तो ये कुछ नहीं है, वैल्यूएशन पुट करना है। जब ये आप बनाओगे क्वेश्चन तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वैसे आप ये फॉर्मूला भी याद रख लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं कहाँ, रिग्रेशन कोफिशिएंट पर। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को किससे दर्शाते हैं भाई, बी से। कह रहा था क्वांटिटी बी इन द रिग्रेशन इक्वेशन इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप कोफिशिएंट। तो बी को हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, रिग्रेशन और कोफिशिएंट को, सॉरी हाँ, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को किससे दर्शा रहे हैं, बी से। तो रिग्रेशन इक्वेशन इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप कोफिशिएंट। कह रहा है सिंस देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशन देयरफॉर वी हैव टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब दो रिग्रेशन इक्वेशन होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो रिग्रेशन लाइन आती है। जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही हो तो यहाँ पे क्या दो, अभी हम लोग पढ़ा, दो लाइन आता है, दो लाइन आएगा तो दो इक्वेशन आएगा तो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी आएगा। तो देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, बी एक्स वाई लिखते हैं। और रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स, इसको लिखते हैं सिंपली कैसे, बी वाई एक्स। समझ में आया? तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, आपको इसको कैसे याद रखना है, सर एक बात ध्यान से रखिए। देखिए बी एक्स वाई को, बी को तो कोफिशिएंट एक्स वाई मतलब एक्स ऑन वाई, और बी क्या है आपका कोफिशिएंट, ये तो पता है रिग्रेशन, और वाई एक्स मतलब वाई ऑन एक्स, ऐसे याद रखिएगा। क्लियर बात? हाँ जी, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। आइए अब देखिएगा इसका फॉर्मूला। तो आप कैसे कौन सा मेथड के थ्रू क्या दिया हुआ है उसका फॉर्मूला है, देखिएगा। सबसे पहले क्या बोला यूजिंग द कोरिलेशन आर जब यूज करें और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करें, तो फॉर्मूला क्या, बी एक्स वाई का, सर बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एफ और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। फिर बी वाई एक्स, दो चीज होता है ना जी, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, यानी कि ये बात करें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, तो इसका दोनों का फॉर्मूला दिया है कि बी एक्स वाई का क्या, आर इक्वल टू कोरिलेशन, सॉरी आर इंटू कोरिलेशन, सही बात बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। फिर बी वाई एक्स में भी सेम कहानी, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सर इसको याद कैसे रखें, हमको तो भूल जाते हैं, याद यही रखिए जो बी वाई एक्स मतलब जो नीचे हो वो यहां भी नीचे होगा। देख लो बी एक्स वाई, तो वाई नीचे है, ये भी यहां होगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट मेथड जहां पे हम x और y का सम यूज करेंगे तो उसका फॉर्मूला बी एक्स वाई इक्वल टू ये होता है, ये देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। जहां डेविएशन का अर्थमेटिक मीन से लें वहां फॉर्मूला ये होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चले, हाँ जी सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, एक एक करके भाई साहब आराम से इसको समझेंगे भी और बनाएंगे भी। आइए क्या बोल रहा है, पहला पढ़ते हैं। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, सिंबॉलिकली आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब एक बात बताइए सर, हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पढ़े थे, हाँ जी सर पढ़े थे, ठीक है, तो पढ़े थे, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, आ जाइए, हाँ जी पढ़े तो थे। तो सर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, जीएम इंटू अंडर रूट एक्स इंटू x2 और पावर था xn, यही था फॉर्मूला। हाँ जी सर। तो सर
हम लोग जब r पढ़ते हैं तो ये क्या फॉर्मूला bxy इंटू byx, यही तो है। तो ये क्या, ये ज्योमेट्रिक मीन नहीं है? यही चीज तो है, इसी की वैल्यू तो दी हुई है ना x1 x2। हाँ जी सर, तो इसीलिए बोला कि कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक मीन है, दो कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है। तो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन, एक bxy और एक byx। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा है इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी सिंस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट एक्सीड द यूनिटी। तो ये बात तो सही भाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है उसका, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो है -1 से +1 के बीच में होता है। ये बात आपको पता है सर, हम लोग पिछले बात पढ़ चुके हैं क्लास में। हाँ जी सर। तो जब बोल रहा है कि अगर एक से बढ़ गया, एक मतलब कोई भी एक कोफिशिएंट एक से बढ़ गया तो दूसरा एब्सोल्यूट है कि वो एक से कम आएगा ही आएगा, तब जाके मिला के मेरा वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोला भाई साहब, अच्छा ये एग्जांपल देखो, इससे और क्लियर हो जाएगा। कह रहा फॉर एग्जांपल इफ byx इज 1.2 एंड byx इज 1.4 r वुड बी कितना 1.29, जो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल किसकी बात करिए, बोला भाई साहब एक अगर 1.2 है तो दूसरा 0.6 ही होगा, और 12 छक 72, ठीक है 12 छक 72, ये 7.2 होगा, ये सॉरी एक मिनट 0.72 होगा, 0.72 होगा, और 0.72 होगा तो फिर इसका रूट निकाल लेंगे तो जो भी आएगा आप इसका रूट देख लीजिएगा। तो यानी कि ये वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 64 ऑलमोस्ट 81 8.5 के आसपास में आएगा। देखिए एक से वैल्यू कम आ गई ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर एक कोफिशिएंट यूनिटी से ज्यादा है, मतलब 1.2 1.3 1.5 आ गया, तो दूसरा एब्सोल्यूट है कि दूसरा जो होगा वो यूनिटी से कम होगा, तब जाके अगर आप कोफिशिएंट निकालेंगे तो वैल्यू उसकी एक से कम आएगी। यही किया मैंने, पहला को 1.2 लिया, एक से ज्यादा था, दूसरा 0.6 था, 6 मैंने लिया, दोनों का अंडर रूट निकाला तो 0.85 के आसपास आ गया। मैं आसपास एजम्पशन वैल्यू 8.85 के आसपास आ गया, जो -1 टू +1 से क्या है के बीच में है। क्लियर बात? तो ये वैल्यू इसीलिए बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा -1 टू +1 के बीच में होता है। ये मैंने प्रूफ कर दिया। हाँ जी सर। थर्ड आइए, थर्ड में क्या बोल रहा है, कह रहा है बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट विल हैव द सेम साइन, दे विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स it is not possible that the one of the regression coefficient is having minus sign and other one is plus। तो इसको भी ध्यान से समझिएगा, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। आइए देखिए, सबसे पहले क्या बोला भाई साहब, रिग्रेशन कोफिशिएंट, बिल्कुल सही। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक जो है -1 हो और दूसरा जो हो +1 हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोला जब भी होगा माइनस इंटू माइनस, और वैल्यू हमेशा क्या माइनस ही होगा। समझ रहे हो? इसीलिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया था 0.4 इंटू 0.4, ठीक है, ये माइनस था, ये माइनस था, तो हम लोग अंदर सोचते थे सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सोचते थे ना माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो सर प्लस हो जाता है 0.16 आंसर होना चाहिए ना इसका। माइनस क्यों है? तो माइनस इसलिए क्योंकि यही रूल कहता है क्या कि कभी भी जो रिग्रेशन जो दोनों का दोनों है कोफिशिएंट, वो हमेशा एक अगर माइनस है तो दूसरा भी माइनस रहेगा। तो अगर बाहर में ये प्लस माइनस कर लो, यहां भी माइनस कर लो, अगर यहां माइनस तो अंदर भी माइनस ही रहेगा। सिंपल सा डेफिनेशन समझिए कि अगर को रिग्रेशन कोफिशिएंट में एक कोफिशिएंट माइनस है तो अगला भी माइनस, दूसरा कोफिशिएंट प्लस है तो दूसरा भी माइनस। यहां ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक माइनस और एक प्लस रह जाए। और इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि क्वेश्चन में क्या है। जैसे दो कोफिशिएंट दिया रहेगा, बोलेगा ऐसे ऐसे दिया हुआ रहेगा, देखो 0.40 इंटू 0.40, ठीक है, ये एक मिनट, ये दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ बोलेगा 0.16, तो ये माइनस दिया हुआ रहेगा और यहाँ प्लस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये माइनस तो ये भी माइनस, तो यहाँ बाहर भी वैल्यू जो आएगी ना वो माइनस की वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कराऊंगा और तो और अच्छे से क्लियर करूंगा। चलिए, अरे आ गया, देखो आगे अगला में है
ओ वाओ, चलिए कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का भी क्या होगा, सेम साइन होगा जैसा रिग्रेशन कोएफिशिएंट का होता है। कह रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैज नेगेटिव साइन, R will also have negative sign. If the regression coefficient has positive sign, then R would be also positive. तो देखो अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव तो R भी नेगेटिव, रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो R भी पॉजिटिव। R मतलब कोरिलेशन। देखिए एग्जांपल दिया, बी एक्स वाई माइनस 0.2 है, बी वाई एक्स माइनस 0.8 है, देन R इक्वल टू 0.2 इंटू 0.8 इज माइनस इतना आएगा। अब देखो इसको इस एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए पहला R कितना बोला, एक मिनट देख लीजिए इसको, कितना बोला, बी एक्स वाई ना, बी एक्स वाई इक्वल टू माइनस 0.2, बी वाई एक्स इक्वल टू माइनस 0.8 ये बोला, और R इक्वल टू हम लोग वो समझ चुके हैं कि सर बी एक्स वाई होता है इंटू पी वाई एक्स होता है। हाँ सर, अब देखिएगा यहाँ माइनस 0.2 होगा, ये देखिए माइनस 0.2 लिख दिए, यहां लिख दिए कितना माइनस 0.8, तो अंडर रूट यही हुआ। हाँ जी सर यही हुआ, तो माइनस माइनस खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं सर नहीं होगा ये खत्म, क्यों, क्योंकि ये कहता है कि जो भी वैल्यू 8 दूनी 16 यानी कि अंडर रूट माइनस 0.16, तो इसको लीजिए 0.40, ये भी माइनस में ही आंसर आएगा। बात समझ में आई, तो R माइनस तो उसका कोफिशिएंट रिग्रेशन का कोफिशिएंट भी माइनस, तो आंसर हमेशा इसलिए माइनस में ही आएगा, यही बात कह रहा है। इफ बी एक्स वाई इज माइनस 0.02, बी वाई एक्स इज माइनस 0.8, देन R इक्वल टू ये देखिए 0.2 इंटू 0.8, आंसर इज माइनस 0.4। और इसी में लोग अक्सर गलती करते हैं, तो बस इतना जान लेना, ज्यादा दिमाग में मत लगाओ। आपको पता है फॉर्मूला, हाँ जी सर पता है, जब बाहर में माइनस होगा तुम आंसर भी माइनस में देना, बाहर प्लस होगा तुम आंसर भी प्लस में देना, दैट्स इट, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है द एवरेज वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट वुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन इन सिंबल। क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो एवरेज वैल्यू होगा वो ज्यादा वुड बी ग्रेटर, ज्यादा होगा किससे, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। मतलब अगर सिंपल सी बात समझे, देखिए बी एक्स वाई और प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसकी वैल्यू है सर, हमको पता है ना ये रिग्रेशन की वैल्यू। एक मिनट, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है। हाँ सर, तो और अगर दोनों का एवरेज करना हो तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी सर, तो ये आप बोला ये ज्यादा है, ये ज्यादा है किससे, बोल रहा है किससे, R से। R कौन सर, कोएफिशिएंट ऑफ आपका कोरिलेशन, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, कोरिलेशन है, समझ में आया। और ये क्या है सर, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, समझ में आया बात। तो ये यही बात बोला कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का एवरेज होगा, ठीक है, वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से ज्यादा होगा। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है फॉर एग्जांपल बी वाई एक्स कितना है 0.8 है, और बी एक्स वाई 0.8 है, बी वाई एक्स कितना है 0.4 है, देन द एवरेज ऑफ टू वैल्यूज ये करके 0.8, इसको भी बना के ही दिखा देता हूं, कितना कितना बोला है एक बार देख लेते हैं सर, 8 और 4 बोला है 0.8 0.4, देखिए ये बोला 0.8 है प्लस 0.4 है, डिवाइडेड बाय 2 करिएगा कितना होगा, 8 और 4 12 यानी कि 6 हो जाएगा 0.6। अब ये ज्यादा किससे है ये भी देख लीजिए, ये देखिए वैल्यू ऑफ R, R मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का सिंपल तरीका है सर, दोनों को इनटू कर दीजिए, 8 चौके 32, यही तो था ना तरीका। हाँ जी सर, तो 32 का ये निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 0.566, तो इससे ज्यादा ये आ गया ना, और ये क्या है एवरेज ही तो है, तो यही बोल रहा है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो एवरेज है, ठीक है, वो कोरिलेशन से ज्यादा है, समझ में आ गया। हाँ जी सर, चलिए अब आगे बढ़े, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, अब चलिए उसके बाद चलें। हाँ जी सर, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्या है सर, लास्ट बोलता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट नॉट ऑफ
स्केल। ये देखिए रिग्रेशन हम लोग और कोरिलेशन में क्या पढ़े थे कि ऑरिजिन और स्केल दोनों इफेक्ट नहीं करता, लेकिन यहां बोल रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन जो है ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट है और स्केल से नहीं। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इतना बार प्रॉपर्टी से पूछा गया है, हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज इज वी 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 आई, ये बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने हर एक को प्रूफ करके आपको दिखा दिया है। क्लियर है बात? हाँ जी सर, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मतलब अगर सिंपल सी बात समझे, देखिए बी एक्स वाई और प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये किसकी वैल्यू है सर? हमको पता है ना, ये रिग्रेशन की वैल्यू। एक मिनट, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है। हाँ सर, तो और अगर दोनों का एवरेज करना हो तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी सर, तो ये अब बोला ये ज्यादा है, ये ज्यादा है किससे? बोल रहा है किससे? आर से। आर कौन सर? कोफिशिएंट ऑफ आपका कोरिलेशन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है? कोरिलेशन है, समझ में आया? और ये क्या है सर? ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, समझ में आया बात? तो ये यही बात बोला कि जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का एवरेज होगा, ठीक है, वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से ज्यादा होगा। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या बोल रहा है? कह रहा है फॉर एग्जांपल बी वाई एक्स कितना है? 0.8 है, और बी एक्स वाई 0.8 है, बी वाई एक्स कितना है? 0.4 है। देन द एवरेज ऑफ टू वैल्यूज, ये करके 0.8, इसको भी बना के ही दिखा देता हूं, कितना कितना बोला है एक बार देख लेते हैं सर। 8 और 4 बोला है 0.8 0.4, देखिए ये बोला 0.8 है प्लस 0.4 है, डिवाइडेड बाय 2 करिएगा, कितना होगा? 8 और 4 12, यानी कि 6 हो जाएगा 0.6। अब ये ज्यादा किससे है ये भी देख लीजिए, ये देखिए वैल्यू ऑफ आर, आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का सिंपल तरीका है सर, दोनों को इनटू कर दीजिए, 8 चौके 32, यही तो था ना तरीका। हाँ जी सर, तो 32 का ये निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 0.566, तो इससे ज्यादा ये आ गया ना, और ये क्या है? एवरेज ही तो है। तो यही बोल रहा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो एवरेज है, ठीक है, वो कोरिलेशन से ज्यादा है। समझ में आ गया? हाँ जी सर, चलिए अब आगे बढ़ें, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब चलिए उसके बाद चलें, हाँ जी सर नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्या है सर? लास्ट बोलता है रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ये देखिए रिग्रेशन हम लोग और कोरिलेशन में क्या पढ़े थे कि ऑरिजिन और स्केल दोनों इफेक्ट नहीं करता, लेकिन यहां बोल रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन जो है ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट है और स्केल से नहीं। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इतना बार प्रॉपर्टी से पूछा गया है, हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज इज वी 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 आई, ये बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने हर एक को प्रूफ करके आपको दिखा दिया है। क्लियर बात? हाँ जी सर, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।